वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। आज के सेशन में हम 2018 का एमपी टेट वर्ग 1 का भूगोल विषय का पेपर लेकर आए हुए हैं, जिसके हम 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से पिछले वर्ष पेपर आया हुआ था और जो आपका आगामी 7 तारीख को पीईबी जो पेपर लेने वाला है उसमें किसी प्रकार से लगभग पेपर आएंगे और हमको थोड़ा सा समझने का में सहायता मिलेगी कि पिछली बार पेपर कैसे आया हुआ था। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आपका 2018 का प्रीवियस ईयर्स का पेपर है भूगोल विषय का, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का कि क्या है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का वो क्या कह रहा है। तो वो कह रहा है कि भारतीय जनगणना द्वारा वर्ग 3 शहर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे रेंज के जनसंख्या आकार का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है आपके? 20,000 से 49,900, 49,999, 30,000 से आपकी 59,999, या 24,000 से 54,999, या आपका 50,000 से 99,000 के मध्य। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि क्या है 2000 जनगणना के अनुसार। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, जो है 20,000 से 49,000 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है आपका? वो है कि कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें डॉट डॉट नामक चट्टानों की श्रेणी से संबंधित है। यहाँ से आपसे यह पूछा गया है मित्रों कि जिसमें कोयला, क्या, कोयला और तेल पाया जाता है वो कौन सी चट्टान है। जिनमें कोयला और तेल पाया जाता है ये कौन सी चट्टानें हैं। तो ये आपका ऑप्शन दे रखा है रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, जैविक चट्टान या आग्नेय चट्टान। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। इसका जो आपका आंसर सही है वो है आपका अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान यहाँ समझ लेते हैं कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अवसादी जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती हैं, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। क्या होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। और ये क्या होती हैं, लंबे समय के बाद, लंबे समय के बाद जो क्या होता है इनमें क्या होता है, ताप दाब, ताप दाब आदि के, आदि से क्या होता है, क्या है, रूपांतरित हो जाती हैं। क्या होती हैं? इनसे क्या होती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। और कौन सी बनती हैं? अवसादी चट्टानें बनती हैं। क्या बनती हैं? अवसादी चट्टानें बनती हैं। और इनमें क्या होते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या होता है? जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। और जीवाश्म में आप सभी लोग जानते हैं कि कोयला, कोयला और जो आपका है, कोयला और तेल बनता है। तो किस में बनता है? अवसादी चट्टान में बनता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि रूर परिसर निम्न का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। क्या यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो रूर परिसर है, रूर जो परिसर है या जो रूर औद्योगिक केंद्र है वो किस देश का है। रूर जो है आपसे पूछा गया किस देश का है। तो आपका ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी और डी यूरोप। तो आपको बताना है कि रूर किस देश का औद्योगिक क्षेत्र है। तो वो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो है आपका जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा यहाँ एक बताइए आप लोग कि भारत का रूर किसे कहा जाता है। यहाँ आपका है कि जो है भारत का, भारत का रूर किसे कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किसे कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं इसका आंसर नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि जो आपका शब्द जो है, शब्द रेगुर, रेगुर जो शब्द है वो किससे संबंधित है। जो रेगुर शब्द है, पूछा है कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए रेगुर शब्द है यूज किया जाता है। तो आपको बताना है कि डेल्टा
जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, और काली या कपास मिट्टी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा। इसका जो आपका आंसर सही है वो है काली कपास मिट्टी के लिए जो है रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसका दूसरा अन्य नाम जो है, इसका एक एक अन्य नाम और होता है जिसे स्वयं ज्योत भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं ज्योत भूमि भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो काली मिट्टी होती है, गर्मियों के समय में क्या होता है इसमें, गर्मी के समय में इसमें क्या होता है कि दरारें आ जाती हैं। क्या होता है? दरारें, गहरी दरारें हो जाती हैं और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। क्या हो जाती है? मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। क्या हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है। तो इसे स्वयं ज्योत मिट्टी भी कहते हैं। और इसकी सबसे अधिक जल धारण, इसके बारे में एक चीज और जानना जरूरी है। इसकी जो जल धारण की क्षमता है, जल धारण की क्षमता वो क्या है? सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसकी जल धारण की क्षमता सबसे अधिक है। तो सबसे जल धारण की सबसे अधिक क्षमता काली कपास मिट्टी की, उसका नाम क्या है? रेगुर और स्वयंजोत मिट्टी। यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, अगर पूछ ले कि इसकी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, तो वो है आपकी फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है कपास के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको देखना है और वो आपका क्या कह रहा है। ये जो हमारा आज का पेपर है जो है प्रीवियस ईयर्स का, कौन सा पेपर है ये? 2018 का जो है, कितना सा? 2018 का, 2018 का जो है भूगोल विषय का है। किसका? भूगोल विषय का है। ठीक है। और जो आपका अगला जो नेक्स्ट इस वर्ष जो पेपर होने वाला है पात्रता परीक्षा को, वो आपका कितना है? 7 मार्च जो है, 7 मार्च 2023 को है। इससे कुछ ना कुछ 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर ये आप पूरा प्रीवियस ईयर्स का पेपर लगा लेते हैं कंप्लीट, तो लगभग आपसे इसमें संभवतः 5 से 6 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। इसलिए जो है हमको इसको देखना है। इसलिए हम आप लोगों के लिए ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर लाए हैं ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्न में से कौन से विकल्प सही है। कौन से विकल्प हमको यहाँ सही देखना है कि सही है। तो आपका ये दिया हुआ है कि जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी। तो चलिए इसको पहले समझते हैं कि इसका जो पहला ऑप्शन कथन है ये क्या सही है या गलत है। तो ये कह रहे हैं कि जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी। तो यहाँ मैं आपको अगर प्रयास करूं समझाने का कि ये क्या है, कि माना कि जैसे कि आपने देखा होगा, क्या होगा? देखा होगा कि वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? वो बैरोमीटर से नापा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं कि जब बोलते हैं कि पारे बैरोमीटर का जो पारा है वो अचानक से नीचे गिर जाता है, तो बोलते हैं कि भाई तूफान आंधी आने वाली है। या इस तरीके से समझें कि जो गांव में लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, और जब वातावरण बहुत शांत हो जाता है, किसी प्रकार की कोई हलचल या हवा नहीं चलती है, तो बोलते हैं कि भाई बहुत बिल्कुल एकदम हवा शांत हो गई है, तो अब आंधी या तूफान आने वाला है। तो इसका मतलब ये होता है कि कह रहे हैं कि जितना दाब कम होगा, दाब कम होगा, जब बैरोमीटर का जो है पारा नीचे गिर जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, तो वायुमंडलीय बाधा उतनी अधिक होगी। मतलब तूफान, आंधी तूफान उतने ही अधिक आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाता है? ये सही हो जाता है अगर इस तरीके। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दूसरा है वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वायु जो होती है हमेशा हाई एयर प्रेशर या उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। जैसे कि आप समझें कि माना कि यहाँ कोई क्या है कि समुद्री सतह है। क्या है? ये समुद्री सतह है। और यहाँ का जो है तापमान क्या है आपका? तापमान क्या है आपका? कम है। और ये जो क्या है पृथ्वी की सतह है, और यहाँ का जो तापमान है, तापमान है वो क्या है? अधिक है। तो यहाँ क्या होगा कि जो वायु दाब होगा यहाँ पर, जो वायु दाब होगा वो क्या होगा आपका? अधिक होगा। वायु दाब यहाँ अधिक होगा और यहाँ क्या होगा आपका? वायु दाब, वायु दाब आपका क्या होगा? यहाँ कम होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे तापमान हो, चाहे वायु दाब हो, या कोई भी चीज हो, जो अधिक से हमेशा कम की ओर ही जाती है। तो जहां चीज अगर अधिक होगी तो वो किस दिशा में जाएगी? कम की ओर जाएगी।
तो जब यहाँ आपकी वायु दाब यहाँ क्या है, आपकी वायु दाब अधिक है, तो क्या करेगी ये, इधर कम की ओर जाएगी। तो ये यही तो कह रहे हैं, जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय सॉरी वायु उच्च से निम्न दाब की ओर गति करती है। तो वायु हमेशा कहाँ से जा रही है आपकी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर जा रही है। तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। तो इसके हमारा आंसर क्या निकलेगा कि दोनों कथन जो है क्या है आपके सही हैं, दोनों कथन ए और बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें क्या है कि 2011 की जनगणना से प्रश्न बना हुआ है। कहाँ से बना हुआ है आपका ये, 2011 की जनगणना से बना है। तो आपको पता है कि आपका सबसे अधिक केरल में है, फिर कहाँ है आपकी तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। तो आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, यहाँ आपको आपको मित्रों यहाँ आपको जो है जनगणना भी पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके जो एमपी टेट वर्ग एक का है जो सिलेबस है उसमें आपका जनगणना टॉपिक दिया हुआ है, तो आपको पढ़ के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारा है कार्ल पियर्सन महोदय ने, क्या है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है समानांतर से गुणोत्तर माध्य से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है, गुणोत्तर माध्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसको वो क्या कह रहा है, आपको बताना है कि प्रत्येक दिन समान से अधिक या कम होता है। प्रत्येक दिन समान से, यहाँ आपका जो है ये कह रहा है प्रत्येक दिन समान से अधिक, समान मतलब सामान्य भी कह सकते हैं आप, सामान्य जैसे जनरल आप कह सकते हैं, या कम होता है समुद्र की हवा के साथ साथ स्पष्ट और उज्जवल सुबह होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊंचा चढ़ता है गर्मी बढ़ जाती है, काले बादल बनते हैं, फिर बिजली के साथ बारिश आती है, लेकिन बारिश जल्दी खत्म हो जाती है। उपरोक्त पाठ में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ का वर्णन किया गया है। यहाँ ये कहा है कि जब जो सुबह होती है तो वो साफ होती है, और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है तो बादल बनते हैं, बादल के बाद तेज धूप बारिश आती है और कुछ समय के लिए आती है। तो जो बात कही गई है वो किस क्षेत्र भू क्षेत्र के लिए कही गई है, उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखीय की कही गई है, आपकी सवाना के लिए कही गई है, या अवांतरिक भूमध्य सागरीय है, या अवांतरिक कहाँ के लिए की गई है, अवांतरिक भूमध्य सागरीय या मानसून की बात की गई है। तो कहाँ के लिए बात की गई है आपको इसका आंसर बताना है। तो आपको पता होगा कि मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं मित्रों, तो आपको पता होगा कि जब क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है, क्या है हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी है इसे लगभग मध्य भाग से जो है एक विषुवत रेखा के आधार पर बांटा गया, जैसे हम 0 डिग्री कहते हैं। और यहाँ पर जो होती हैं सूर्य की किरणें क्या होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं क्या होती हैं, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा जो है सीधी पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं, हमेशा सीधी पड़ती हैं। और यहाँ का जो तापमान है वर्ष भर उच्च रहता है। क्या है, यहाँ का जो तापमान है क्या है, वर्ष भर उच्च रहता है। क्या तापमान जो है वर्ष भर क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो है तापमान की अधिकता के कारण जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है और बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद तीव्र वर्षा होती है, जैसे आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तड़झंझा वर्षा कहते हैं। तो इनने जो बात कही गई है कहाँ की कही गई है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात कही गई है। कहाँ की कही गई है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात कही गई है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, भूमध्य रेखीय। कहाँ हमारा क्या सही हो जाएगा, भूमध्य रेखीय। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो विषुवत रेखा ही जो है वर्ष भर जो क्या करती है कि सूर्य की किरणें जो है समान पाती है, क्या करती है, वर्ष भर प्राप्त करती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इनमें क्या होता है कि वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, इसी के कारण यहाँ ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगर सीधी किरणें पूरी पृथ्वी पर पड़ती
तो ये ठंडी गर्मी बरसात ये नहीं होती, एक समान मौसम रहता है, जैसा विषुवत रेखा पर समान रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा कह रहा है कि पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के किस युग में डायनासोर अपने सबसे बड़ा आकार तक पहुंचे। अगर आपने देखी होगी हॉलीवुड मूवी आई थी जुरासिक पार्क, क्या आई थी, जुरासिक पार्क आई थी, वहीं से अगर आप इसको ध्यान रख लें कि डायनासोर उसमें मूवी में भी दिखाए जाते हैं, और डायनासोर अपना सबसे बड़ा आकार कहाँ लिया था, तो इसका आंसर आपका ऐसे ही निकल जाएगा, जुरासिक युग में जो है डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार में थे। इसके बाद जो है इनका क्या है, ह्रास होने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किन स्थिति में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा कब आता है, तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि ज्वार भाटा कहते किसे हैं। ज्वार भाटा एक जो है समुद्र का जो जल अब आगे जाता है और पीछे जाता है, इस क्रिया को क्या करते हैं, कहते हैं हम ज्वार भाटा। यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बल, अभिकेंद्रीय बल और चंद्रमा के जो है आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण जो जल ऐसा खिंचता है, आगे बढ़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। या सामान्य भाषा में अगर हम समझें, क्या अगर सामान्य भाषा में समझें कि ज्वार भाटा, तो कहेंगे कि समुद्र का जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, किसका, समुद्र का जल जो है आगे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है और पीछे हटता है। क्या होता है फिर, पीछे हटता है, क्या होता है, पीछे हटता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। और इस ज्वार भाटा की विधि का जो है प्राचीन काल में या मध्य काल में ऐतिहासिक लोग में जो लोग हैं, जहाज को आगे ले जाने और जहाज को पीछे लाने के लिए इसका बहुत उपयोग करते थे। तो यहाँ ये पूछा गया है आपसे कि ज्वार भाटा कब जो है किन परिस्थितियों में आता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन आपका बी है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं, या जब आता है जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, या जब आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब आते हैं, क्या होता है, सीधी रेखा में होते हैं जब ज्वार भाटा आता है। यानी आपकी ये पृथ्वी है और ये आपकी क्या है, मून है, और ये आपका सन है। और जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, क्या होते हैं, तीनों एक सीध में होते हैं, तो क्या होता है, एक दीर्घ ज्वार आता है। क्या होता है, दीर्घ ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के ऐसे बल लग का प्रयोग करते हैं, तो जिससे जो है दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है कि एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, क्यों। यानी अगर जब हम पृथ्वी की सतह पर हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम पृथ्वी की सतह पर हैं, तो जब चंद्रमा को देखते हैं तो हमको क्या होता है, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हमें बिल्कुल एक सी जो है उसका एक ही भाग दिखाई देता है। तो हमें ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि आप उससे पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ ऑप्शन आपका है कि इसका पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है। यह आपका कह रहा है कि इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है, या इसकी घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान है, या घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान ही है। तो इसमें आपको बताना है कि आपका ऑप्शन सही क्या है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा, जो आपका ऑप्शन इसमें सही होगा, कौन सा वो आपका ऑप्शन सही होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन सही, कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, जिसमें जो आपका होगा, इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है। क्या है, समान है। यानी अगर आप यूं समझें, आपका इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगर यूं समझें आप कि मान के चलिए ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका क्या है, चंद्रमा है, और ये भी आप जानते हैं कि पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है, तो जो इसकी घूर्णन की ऐसी जो गति है, लगभग वही इसके अपने ध्रुव पे अक्ष पर घूमने की गति भी पृथ्वी की गति के ही समान चंद्रमा की है। क्या है, ऐसे ही
चंद्रमा भी घूम रहा है और लगभग दोनों क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों क्या है, अपने जो ध्रुव पर हैं, दोनों लगभग समान दिशा समान गति से ऐसे घूम रहे हैं। यानी मान के चलिए कि पृथ्वी की अगर अपनी धुरी पर घूमने की गति 10 की स्पीड है, तो पृथ्वी के समान ही चंद्रमा की भी लगभग 10 या उसके आसपास ही है। तो हमको जो एक ही चीज एक ही तरफ है तो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो हमको सिर्फ जो यहाँ का हिस्सा है पृथ्वी चंद्रमा का, पृथ्वी से हमको सिर्फ वही दिखेगा, क्योंकि एक एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एक साथ घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं। तो इसीलिए आंसर क्या इसका सही हो जाएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है अपनी धुरी पर घूमने, पृथ्वी की घूर्णन की गति लगभग समान है। चलिए इसका एक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। पवन अपघर्षण द्वारा पॉलिश रेत विस्फोटित और सांचे में ढला कंकड़ के रूप में जाना जाता है। यानी जब पवन जो है घर्षण के द्वारा जो टूट फूट हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, कंकड़ बन जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कि त्रिकोणक कहा जाता है, त्रिकोणीय कहा जाता है, इंसलबर्ग कहा जाता है, टीवा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं रेत से पवन के अपघर्षण के कारण, जैसे आपने देखा होगा कि रेगिस्तानों में या जो चट्टानें टूट फूट कर जो है छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, तो उसे हम सामान्यतः कहते हैं कि भुरभुरी हो गई या ये टूट रही है चट्टान, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं त्रिकोणक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का सेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई डॉट डॉट के बीच की औसत दूरी है। तो आप जानते हैं कि खगोलीय इकाई का मतलब क्या होता है, कि सौर और पृथ्वी के अंदर या सौर या ग्रहों के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम सेंस क्या लेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को लेंगे, क्योंकि और किसी अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है, तो हम जो है खगोलीय दूरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन कहाँ है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जो हम शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में डॉट डॉट दशांश चक्रवाती संबंधी गड़बड़ी का अंतर प्रवाह होगा। यानी जो शीत मौसम है, शीत मौसम आप लोग जानते होंगे कि ठंडी जैसे आप कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु जो शीत ऋतु मतलब होता है ठंडी का मौसम, यानी जो आपका लगभग है नवंबर अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर फरवरी मार्च तक चलता है। कहाँ तक चलता है, फरवरी मार्च तक के मौसम को शीत मौसम के कहते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि शीत मौसम के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में जो दशांश चक्रवात संबंधी गड़बड़ी का अंतर्वाय होगा वो क्या कहलाता है, पूर्व उत्तर पश्चिम, पूर्व पूर्वोत्तर, पश्चिम और पूर्व, यह आपका क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है आपका जो है, या पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्या कहलाता है, या आपका चौथा ऑप्शन है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ये भारत है, क्या है ये आपका भारत है, ये आपका जो भारत है, और आप जानते हैं कि यहाँ से जो चक्रवाती इधर से ऐसी जब हवाएं आती हैं तो क्या होती हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा कराती हैं। तो ये क्या होता है कि क्या आपका हो गया उत्तर, क्या हो गया आपका, क्या हो गया पश्चिम, पश्चिम उत्तर वाला भाग हो गया है। तो जो यहाँ आप जानते हैं कि एक भूमध्य सागर से है, भूमध्य सागर है जो यूरोप में, भूमध्य सागर से जो है, जो यहाँ से क्या करती हैं पवन भूमध्य सागर से जल को लाती हैं और भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा करवाती हैं। तो जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है जिसे अभी मावट कहते हैं, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। उस शीत ऋतु में पश्चिम और उत्तर पश्चिम हवाएं या गड़बड़ी कहते हैं, जैसे आप लोग मौसम, जिसे आप लोग वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जो इससे गुजरने वाली वस्तु को आगे बढ़ाएगी वो क्या करेगा, क्या करेगा,
भूकंप के दौरान लहरों के ऊपरी भाग का वेग घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जो इससे गुजरने वाली वस्तु को आगे बढ़ाएगा, क्या करेगा, इसका आंसर सही होगा, बढ़ाएगा। बस भाई क्या होती है, जो भूकंप चुंबकीय तरंगें होती हैं, जब वो आएंगी और कहीं किसी वस्तु में क्या है लगेंगी, तो उसके क्या है, उस वस्तु को एक तरीके से फोर्स करेंगी। जो तरंगे होती है उसमें क्या होता है, एक बल होता है, फोर्स होता है, तो उसको क्या करेंगी, आगे धक्का देंगी और वो आगे बढ़ेंगी। तो ठीक है, आपका आंसर ये सही है, हो जाता है कि बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान या आप कह सकते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है? कहाँ पर है तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, वो किस राज्य में है? वो आपका है त्रिपुरा में। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? त्रिपुरा में। यहाँ इस प्रश्न से हमको क्या जानकारी मिलती है कि जो आपके में एक टॉपिक दिया हुआ है नेशनल पार्क, क्या है नेशनल जो है, क्या है नेशनल जो आपका पार्क दिया हुआ है, क्या है नेशनल जो पार्क दिया हुआ है, नेशनल पार्क का आपका टॉपिक है, यानी आपको उसको भी पढ़ के जाना है। जब आप 7 तारीख को पेपर देने जाएंगे तो क्या पढ़ के जाना है आपको? नेशनल पार्कों को भी एक बार नज़र में देख के जाना है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। हो सकता है कि पिछली बार देखिए क्वेश्चन बना हुआ था, इस बार भी क्वेश्चन बन जाए। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में कहूँ कि अगर 1 से 2 क्वेश्चन तत्काल सही करने हैं और आपके पास बहुत समय नहीं है, तो आप नेशनल पार्क पढ़ जाइए और भारत की और मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ के चले जाइए। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप प्रीवियस ईयर्स का ये पेपर लगा रहे हैं, आप जानते हैं इससे क्या हमको फायदा क्या होता है, कि हमको ये थोड़ा सा समझने की में सहायता होती है। क्या होती है? क्या होती है कि हमको ये जो है समझने में सहायता होती है कि लगभग प्रश्न किस प्रकार से आते हैं या आने वाले हैं। क्योंकि जो जो एग्जाम लेने वाली बॉडियां होती हैं, संस्थान होते हैं, वो लगभग अपने पेपर को उसी रूप में बनाने का प्रयास करते हैं जैसे वो बनाते आए हैं सिलेबस के अनुसार। तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आमतौर पर जल सतहों की तुलना में भूमि सतह अधिक तेजी से गर्म हो जाती है क्योंकि डॉट डॉट, क्या कह रहे हैं, आमतौर पर जल सतह की, जो जल सतह की तुलना में भूमि सतह क्या होती है, यानी यहाँ इनका कहने का मतलब ये है कि जो भूमि की सतह है वो जल की तुलना में या जल की सतह की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है। कौन सी अधिक जल्दी गर्म हो जाती है? भूमि जो है सतह जल्दी गर्म हो जाती है। तो यहाँ ऐसा क्यों होता है, तो उनने पूछा है आपसे कि ऐसा क्यों होता है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से अधिक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से कम होती है, पानी की अंतर्निहित ऊष्मा भूमि से अधिक होती है, और आपका चौथा ऑप्शन है भूमि पानी की तुलना में अधिक ऊष्मा के विकिरण को परावर्तित करती है। तो आपको पता है कि जो भूमि होती है वो अपारदर्शी होती है, और जल जो होता है वो पारदर्शी होता है। यानी जो आपका जो जल है, जल की मान के चलिए आप सतह है, जल जो सतह है, इस तरीके से आपकी जल की सतह है, तो इसमें क्या होगा, जो सूर्य की किरणें आएंगी तो ऐसे इधर तक अंदर तक आ जाएंगी। कहाँ तक? अंदर तक आ जाएंगे। तो जो पृथ्वी की जो सतह होगी, पृथ्वी की जो सतह है, कि जो सतह है इस प्रकार से, जो मान के चलिए पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी के जो सूर्य की किरणें आएंगी वो क्या यहीं तक आएंगी, यहाँ तक, और यहाँ से टकरा कर वापस चली जाएंगी। तो जल्दी गर्म कौन होगा? ये पृथ्वी की सतह है, क्योंकि अंदर तक आ रही है तो इसको अधिक भाग गर्म करना पड़ रहा है और इसको कम भाग। तो क्या होगा, आप आसानी से इससे समझ सकते हैं कि जो होगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा भूमि से अधिक है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो आपका है वो क्या कह रहा है, जिसको आपको बताना है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ है। तो आपको पता है कि लगभग भारत की जो है 9 राज्य जो है समुद्र तटीय रेखा बनाते हैं। कितने राज्य बनाते हैं? 9। जैसे आपका भारत ये है, क्या है, ये भारत है आपका, और ये जो राज्य है यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक, ये गुजरात से लेके यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक कुछ सीमाएं क्या है, उड़ीसा तक जो है तटीय सीमाएं बनाते हैं। तो इसमें कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। तो इसमें पूछा कि सबसे अधिक सीमा किसकी है, वो आपको पता है कि इसमें गुजरात की सबसे अधिक सीमा है।
अगर इसमें एक क्वेश्चन आपको कहाँ से बना हुआ है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, यार आप चाहें तो जो इंडिया का मैप मैप है, जो इंडिया का क्या करिए, आप एक बार मैप को देख के जाइए। जब आप एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम देने से पहले आप एक बार इंडिया का ऐसे ही एटलस या ऑक्सफोर्ड का जो भी आपके पास हो, ऑक्सफोर्ड एटलस हो, स्टूडेंट एटलस हो, उसमें आप पेज पलटाइएगा और उसमें देखिएगा तो पूरे भारत का जो मैप है आप उसको देख लीजिएगा कि तो तटीय राज्य कौन से हैं, सीमा कौन से बनाते, सबसे उत्तरी राज्य कौन से हैं, श्रेणियां कौन सी बन रही हैं। यहाँ से आपको लगभग एक में एक प्रश्न मिल जाएगा। उत्तरी हिमालय में ऐसे मिल जाता है कि जो उसमें विभिन्न श्रेणियां दी रखी हैं उसको क्रमबद्ध करने के लिए पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण इनका क्रमबद्ध करिए या दक्षिण से उत्तर क्रमबद्ध करिए। या आपके तटीय राज्य से क्वेश्चन बना ही हुआ है, एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा राज्य जो सब अंतरराष्ट्रीय अधिक देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। या एक प्रश्न ये बनता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो आपको इस तरीके के थोड़ा मैप देख कर जाएंगे तो आपको प्रश्न हल करने में बहुत आसानी होगी, और इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लगभग इसमें सिर्फ अगर 15 मिनट भी उसको अच्छे से देख लेंगे मैप को, तो एक से दो प्रश्न हल हो जाएंगे वहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या किस नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पृथ्वी मान के चलिए, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, ये सबसे अधिक दूरी पर है। क्या है, यहाँ की जो दूरी है वो सबसे अधिक है। आप जानते होंगे कि सबसे अधिक होगा तो सबसे कम भी होगा। तो एक स्थिति होती है सबसे कम की होती है और एक स्थिति होती है सबसे अधिक की होती है। तो आपसे यहाँ पूछा गया कि सबसे अधिक दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे, इसे कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। और सबसे नजदीक जो होता है उसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये कब होती है, सबसे अधिक दूरी जो होती है वो होती है आपकी 4 जुलाई को। कब होती है आपकी, 4 जुलाई को। और उपसौर कब होती है, 3 जनवरी को। ये आपको याद रखना है और यहाँ से इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछ सकता है। जैसे यहाँ पूछा गया कि उस स्थिति को क्या कहते हैं, ऑफशोर कहते हैं या अपसौर कहते हैं, तो आप क्या कहते हैं, सबसे अधिक दूरी को अपसौर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। और आज यहीं तक 20 प्रश्न तक ही हम लोग करेंगे। कल इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट करके पार्ट बी करके लाएंगे और और आगे के प्रश्न करेंगे। आज का प्रश्न ये करेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और दिक्कत होती है। तो चलिए इसका आज के सेशन का ये देखते हैं। आखिरी प्रश्न है कि हवाओं का मौसमी परिवर्तन डॉट डॉट की सामान्य विशेषता है। यानी यहाँ प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जो मौसम हवाओं की जो है मौसम परिवर्तन होता है वो किसका परिणाम है। हवाओं में जो मौसम परिवर्तन आता है, जैसे आप बोलते हैं मानसूनी पवनें आ गई, मानसून आ गया, शीत ऋतु आ गई, तो इनमें जो परिवर्तन होता है तो वो किस सामान्य विशेषता है, केवल भूमध्य सागरीय जलवायु की, उपरोक्त सभी मौसम की, केवल मानसून जलवायु, केवल भूमध्य रेखीय जलवायु को। तो ऑप्शन ऑप्शन आपका क्या है कि केवल मानसून जलवायु को। आप इस तरीके से समझें कि भारत ये है आपका, क्या है, भारत है, ये आपका भारत हो गया। और भारत में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जब गर्मी अधिक होती है और फिर जब जून जुलाई में मानसूनी पवनें आती हैं तो वो क्या होती है, इस तरीके से ये आपकी विषुवत रेखा इस तरीके से आती है और ऐसे ऐसे चल के ये ऐसे ऐसे चल करके ये ऐसे भारत में क्या करती हैं, ये प्रवेश करती हैं। तो इसे क्या कहते हैं आप, दक्षिण पश्चिम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसे, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है। और एक स्थिति आती है जब यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो हो जाता है, जिसे आप शीत ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत ऋतु कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हवा की दिशा ऐसे हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, ऐसे हो जाती है। और इसी हवा से क्या होता है, तमिलनाडु में क्या होता है, इसे बोलते हैं आप उत्तर पूर्व पवनें। और ये क्या करती हैं कि जो है तमिलनाडु में क्या करती हैं, तमिलनाडु में क्या करती हैं, वर्षा कराती हैं। तमिलनाडु में वर्षा कराती, तो ये भी प्रश्न बनता है कि तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होती है, तो किस मानसून से होती है, उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। और भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है, तो वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और ये परिवर्तन जो होता है हवाओं में,
ये कहाँ होता है? सिर्फ केवल मानसूनी, जहां जहां मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे आज के 20 प्रश्न थे। कल हम इसी सेशन में, इसी एमपी टेट वर्ग 1 की भूगोल विषय को लेकर प्रीवियस ईयर के जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, और हमारा प्रयास यही है कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। तो चलिए, जब अगले कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथ